लेफ्ट में कितना है दम। हम इस टॉपिक को थोड़ा बदलने वाले हैं कि विपक्ष में कितना है दम, क्योंकि लेफ्ट की बात की जाए तो कहा जाता है लेफ्ट इज लेफ्ट आउट। केरल के अलावा आपकी सरकार कहीं नहीं है येचुरी जी, लेकिन आज विपक्ष के लिए बड़ा दिन है। 3 सरकारें बन रही है कांग्रेस की एक दिन में। आप भी उसी फ्लाइट में जाने वाले थे स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, आपको लेफ्ट आउट कैसे कर दिया? लेफ्ट आउट कहाँ किया? लेफ्ट आउट नहीं किया, आमंत्रण तो था। सभी जो बन रहे हैं, एक तो बन गए मुख्यमंत्री, बाकी लोगों ने भी स्वयं फ़ोन करके कहा था। लेकिन हमारी मीटिंग ये चल रही थी और आपका भी ये न्योता था, तो सोचा कि हम यही रहें और दूसरे लोग जाएंगे वहाँ पे। और दूसरी बात जो आपने कही कि लेफ्ट की क्या है, लेफ्ट का द लेफ्ट इज़ लेफ्ट आउट की बात जो कह रहे हो, देखिए इलेक्शंस के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वो एक आंकड़ा है इन्फ्लुएंस का किसी भी पार्टी का। दूसरा आंकड़ा है संघर्षों के आधार पर एजेंडे को बदलने की बात। अगर उस हिसाब से देखें आप, तो आज के दिन या किसान के जो आंदोलन चल रहे हैं, अब 8-9 तारीख को मजदूर वर्ग जो है वो जाएगा स्ट्राइक पे। जो हालत हो रही है आम लोगों की इस सरकार की नीतियों के चलते हुए, उसके खिलाफ संघर्षों को बढ़ाते हुए देश की एजेंडे को इन्फ्लुएंस करना, उसके अंदर लेफ्ट की भूमिका, लेफ्ट के अलावा और किसी और की भूमिका इतनी नहीं है। मैं एजेंडे पर 1 मिनट में आता हूं, लेकिन पहली बात येचुरी जी है ये गठबंधन की। ये जो बार बार कहा जाता है कि एक महागठबंधन बनेगा 2019 में, नरेंद्र मोदी को एक तरह से मुकाबला, एक चुनौती देने के लिए। अब हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसी तरह से 96 में एक गठबंधन बनाया था, यूनाइटेड फ्रंट। क्या आप भी एक तरह से अपना रोल वही देखते हैं जो हरकिशन सिंह सुरजीत का था, सबको साथ कैसे लिया जाए? ये लेफ्ट का रोल है महागठबंधन 2019 में बनाना। देखिए, महागठबंधन या जो भी आप कहेंगे, ये कोएलिशंस ये कभी चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बनते नहीं है, ना बन सकते हैं। नेशनल लेवल पर नहीं बन सकते। नहीं, ये देश की वास्तविकता है। हर प्रदेश के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं जिनका प्रभाव जनता के बीच में अलग अलग है। तो बनेंगे गठबंधन, ये बनेंगे आपके राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लेकिन अपने प्रदेशों में नहीं। इसीलिए और उसके आधार पे आपने सुरजीत साहब का जिक्र किया था, कॉमरेड सुरजीत का रोल ये गया। याद रखिए 96 में यूनाइटेड फ्रंट बना चुनाव के बाद, 98 में एनडीए बना चुनाव के बाद, 2004 में यूपीए बना चुनाव के बाद, 2019 में यही होने वाला है चुनाव के बाद। और अगर चुनाव के बाद गठबंधन बनाना है तो आपने एक बड़ी मीटिंग की थी पिछले हफ्ते दिल्ली में, जहां आप भी थे और ममता बनर्जी भी थी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, बंगाल में आप और ममता बनर्जी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां दिल्ली में आकर आप गठबंधन की बात करते हैं। अब यहां आप कहते हैं गठबंधन चुनाव के बाद। उस मीटिंग में आप और ममता बनर्जी में समानता क्या है? इस मीटिंग में कोई गठबंधन की बात नहीं थी। यही था कि अपने अपने प्रदेशों में वहां पर वोट बंटवारे के वजह से भाजपा को जो फायदा होता रहा है, 31% वोट से लेकर आज ये 5 साल सरकार चला ली, 69% उनके खिलाफ वोट डाला। इस बंटवारे का फायदा कितना कम कर सके उनको, वो इरादा था। तो कोई गठबंधन की बात नहीं हुई उस मीटिंग में। तो फिर बंगाल में आप गठबंधन बना दीजिए ममता और कांग्रेस के साथ। आप क्यों नहीं बना? अगर आप कह रहे हैं कि गठबंधन से आप चाहते हैं ताकि एंटी बीजेपी वोट ना टूटे, तो आप ममता जी के साथ बना दीजिए गठबंधन। बंगाल में जनतंत्र के ऊपर हमले करो और देश के अंदर जनतंत्र बचाने के लिए आप आओ, ये स्वीकार नहीं है हमें। और राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता में आकर कुछ लोभ की वजह से नहीं, कुछ नीतियां हैं, कुछ उसूल है। हमारी पार्टी, बाकी लोग रहे या ना रहे, हम प्रतिबद्ध है अपने उसूलों के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में। नहीं, आप नीतियां उसूल की बात करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि आपका एक पॉइंट एजेंडा है नरेंद्र मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? ये जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसकी ये केवल एक में वो उसका लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। उसमें उसूल, उसमें नीतियां कहाँ है? व्यक्ति है। देखिए, यही तो सवाल है, नरेंद्र मोदी को क्यों हटाओ? व्यक्ति होने की वजह से नहीं, जो नीतियां लागू हो रही है उनकी नेतृत्व में इस सरकार से। अब आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पर
आम लोगों की ज़िंदगी की बर्बादी हो रही है। किसानों की बात, नौजवानों को बेरोज़गारी, या आपकी इंडस्ट्री को ही ले लो। आज जो सर्वे आया था कल, जो बता रही थी कि आपके डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के चलते हुए क्या हुआ। ये नीतियां हैं जो लोगों के सामने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को और उनके ऊपर बोझ और बढ़ाते जा रहे हैं। इनके उसके लिए हटाना है। दूसरी ओर कहीं पर गौरक्षा के नाम पर, कहीं पर मॉरल पुलिसिंग के नाम पर आम लोगों के ऊपर हमले, मॉब लिंचिंग तक पहुंच गई। दलित और मुसलमान, खासतौर से माइनॉरिटीज़ पर देश की एकता और अखंडता बचेगी क्यों? उनको हराना है इन नीतियों को बंद करने। नहीं, पर उनको हराना है इसका मतलब है कि वही बंगाल में आप ममता बनर्जी का साथ लेंगे देंगे। ये जो अड़चन मुझे लग रही है कि यहाँ दिल्ली में आप कहते हैं कि आपको मोदी को हटाना है, बंगाल में आप कहते हैं कि ममता लोकतंत्र के लिए खतरा है, उसी ममता के साथ आप एक तरह से मीटिंग करते हैं। ये कैसे, ये अवसरवादी राजनीति हुई या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप सब ये क्यों समझे? बंगाल में बीजेपी कहाँ? और दूसरी बात, वहाँ पर जो हमने नारा जो दिया था कि बीजेपी को हटाओ देश बचाओ, तृणमूल को हटाओ बंगाल बचाओ, ये है हमारा नारा। और तमिलनाडु में भी बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ANDMK को हटाओ और तमिलनाडु बचाओ। तो ये होगा अरेग अरेग अलग अलग आपके प्रदेशों में अलग अलग तरीके की ये गठबंधनें होगी, जो आम तौर पर कोशिश यही रहेगा कि इन नीतियों को बदलना है। वो हमारा उद्देश्य है। कौन आ सकता है इन नीतियों को बदलने के लिए, उसके आधार पर हम तय करेंगे किस स्टेट में किसके साथ चले। मैं फिर से एक बार नीतियों पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले नेता कौन? कल DMK की बड़ी मीटिंग हुई चेन्नई में, जहां कांग्रेस भी शामिल थी, और वहां MK स्टालिन ने साफ कहा कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। क्या आप इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी को चुनाव के पहले इस तरह से विपक्ष एक तरह से अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए, या वो भी चुनाव के बाद तय होगा? हर बार चुनाव के बाद ही तय होता है राजदीप जी। आप अपनी संविधान और अपनी जनतंत्र की चरित्र को समझे। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, जहाँ पर चुने हुए MP चुनते हैं उनका नेता कौन है। आप घोषित कर दे किसी को प्रधानमंत्री और वो चुनाव में अगर जनता उसको हरा दे, क्या करोगे आप? तो आप अपनी सिस्टम को समझिए ना। अब यही बात आई थी जब वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री। वाजपेयी साहब का मुकाबला कौन? 2004 में मुकाबला कौन, मतलब उसका नतीजा हम सब देखें। और जवाहरलाल नेहरू के बाद 10 साल तक लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा विदाउट ए ब्रेक, वो थे मनमोहन सिंह साहब। तो ये देश की जनता की अक्लमंदी पर आप जोरा विश्वास रखिए, हम रखते हैं। यानी जो स्टालिन ने कल कहा वो गलत है? जब स्टालिन गलत है? अरे वो अपनी राय है उनकी, जैसे आपकी राय हो सकती है कि मोदी साहब फिर आए, वो उनकी राय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप कह रहे हैं देश प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये हमारे संविधान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव बीजेपी मोदी बनाम कौन बनाना चाहती है, मोदी वर्सेस हु। बीजेपी चुनाव 2019 का इस तरह से एक तरह से प्रेसिडेंशियल चुनाव बनाना चाहती है। देखिए इस चुनाव का आपके उनके इस स्लोगन का किस तरह से मुकाबला करेंगे? अमित शाह एक स्लोगन करना चाहते हैं, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं देश बचाओ। इस स्लोगन का आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? हमारा स्लोगन को ही उन्होंने तोड़ मरोड़ गया। मोदी हटाओ देश बचाओ तो हमारा नारा है। अब उसको तोड़ मरोड़ करके आप जो है हमें चुनौती दे रहे हो। और सवाल ये है कि यही बात था वाजपेयी साहब बनाम कौन, क्या हुआ नतीजा देश में? और आज पीछे मुड़कर देखें आप UPA 1 सरकार के बारे में, सभी कहते हैं सबसे स्टेबल और बेहतर सरकार था वो। मैं ये कहा जाता है आप राहुल गांधी को बहुत एक तरह से सलाह मशवरा देते हैं, आप एक तरह से उन्हें मार्गदर्शक बनना चाहते हैं उनके। किस तरह से देखते हैं आप राहुल गांधी को, खास करके इन 3 राज्यों के जीत के बाद? हम देखिए, पहली बात तो ये, हम ना किसी के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, ना किसी को हम जो है हमारी एडवाइस देंगे।
सवाल ये है कि देश के हित में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप भी पूछे तो आपको भी बताएंगे, तो हमारी राय क्या है। तो इसके अंदर किसी के साथ मतलब जुड़ाव के साथ मतलब आप जोड़िए मत। तो ये नीतियों के आधार पर क्या करना चाहिए आज के दिन देश में। नहीं, कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को आप लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कांग्रेस ज्यादातर वो मुद्दे उठाए जो वामपंथी दल एक तरह से उठाना चाहते हैं? यही सलाह आप बार बार राहुल गांधी को दे रहे हैं, किसान नौजवान वर्सेस हिंदू मुसलमान, इस तरह का आप चुनाव एक तरह से करवाना चाहते हैं 2019 में। हम नहीं करवाना चाहते हैं, ये परिस्थितियां करवा रही है, ये परिस्थितियां करवा रही है इस तरीके की हालत कि आप जो है ये चुनौतियां जो भी आज सामने हैं लोगों की, वो सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है। आज इसीलिए चलते हुए हर पहलू में आप देख लीजिए, अभी अपने संस्थाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मिडनाइट कू हो जाता है सीबीआई पे, आरबीआई के ऊपर आप लगे हुए हो ताकि उसके सरप्लस फंड्स निकाल कर चुनाव से पहले कुछ अपने फ़ायदे के लिए घोषणा करें। और आरबीआई को अगर डिस्टेबलाइज करोगे आप, पूरी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जो आज आ रही है आपके देश में वो भागना शुरू होगी, जिसके चलते हुए जो संकट पैदा होगा हम सबको भुगतना होगा, बेशक चुनाव के बाद वो प्रकट हो। लेकिन आज इतने बड़े हमले संस्थाओं पर जो हो रही है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए ना। तो इन सब से अगर देश को बचाना है आज, तो किस तरीके की नीतियां चाहिए, ये है हमारा हर समय जो भी पूछेगा। हम ना व्यक्ति के आधार पर ना पार्टी के आधार पर हमारी निर्णय तय करते हैं, हम नीतियों के आधार पर करते हैं। नहीं, आप एक बड़ा आरोप लगा तो रहे हैं। नेता हमारा नारा हर समय यही है कि देश को नेता नहीं, देश को नीति चाहिए, जनहित में नीति। नहीं, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी सरकार आरबीआई के रिजर्व्स को सरकार में के बजट में शामिल करके कहीं ना कहीं एक ऐसी बड़ी स्कीम लाना चाहती है जिससे चुनाव जीता जाए। ये मेरा आप कह रहे हैं कि सरकार आरबीआई का इस्तेमाल करना चाहती है चुनाव जीतने के लिए। ये मेरा सोच समझ है और मेरे को यकीन है कि आज आरबीआई के ऊपर दबाव, वो गवर्नर का रिजिग्नेशन, नए गवर्नर को लाना, जिस तरीके से वो हुआ, ये सब संकेत देती है कि उद्देश्य यहाँ पर ये है, सरकार के पास पैसा नहीं है, 7 महीनों में आपका फिस्कल डिफिसिट टारगेट क्रॉस हो गया है, आपके जीएसटी के रेवेन्यू अर्निंग्स जो है वो जितने उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आए। अब इसके चलते हुए उनको चाहिए कुछ चुनाव से पहले घोषणा करने के लिए, कुछ राहत देने के लिए उन लोगों को पैसे। आरबीआई के मात्र और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। नहीं, लेकिन कल अगर मोदी जी कहें कि ये जो पैसा है इससे मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की तरफ इस देश को लेकर जाना चाहता हूं, जैसे एक तरह से के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में कहा कि 4,000 रुपए पर एकड़ पर क्रॉप हर किसान को मिलेगा, वो एक तरह से एक सरकार के तरफ से एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था। अगर कल मोदी जी बजट के पहले अगले महीने कह दे मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इस देश में करना चाहता हूं, आप कहेंगे वो चुनाव जीतने के लिए है, मोदी जी कहेंगे मैं कहीं एक तरह से गरीबों का नायक हूं, मैं उनके लिए कर रहा हूं, किस तरह से देखेंगे फिर? 4.5 साल के बाद याद आया गरीबों को ख्याल रखना, चुनाव से पहले ही। अभी बताइए आप मुझे नहीं, अभी तो क्यों नहीं याद आया यही ख्याल जो आप बोल रहे हमें? ये बात आप आने का मतलब ही है चुनाव के लिए फायदा उठाने की कोशिश। और दूसरी बात देखिए, इस तरीके की बेसिक इनकम स्कीम की बात कर रहे हैं तो ये जो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से ले आ रहे हो आप? अब अंग्रेजी में कहावत है सेलिंग फैमिली सिल्वर टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स, यानी आप अपने खजाने को लूटते हुए और जिसके चलते हुए एक आर्थिक अस्थिरता, भयंकर आर्थिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना है। सेंट्रल बैंक को कोई भी मुल्क डिस्टेबलाइज नहीं करता। जो भी मुल्क सेंट्रल बैंक को डिस्टेबलाइज किया उस मुल्क की हालत हम सब देख चुके हैं और कैसे वो मुल्क बर्बाद हो जाती है। सर, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात में पर भी आता है, जब कांग्रेस की सरकारें जो बनने जा रही है उन्होंने कहा है 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, तब भी ये सवाल आता है कि पैसा कहां से आएगा?
आप एक तरफ से कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ करिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ करिए, जो बेरोजगार है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करिए। फिर आप भी ये भी पूछते हैं कि ये पैसा आएगा कहां से, इकोनॉमी खत्म होगी। लेफ्ट की यही दुर्दशा है। देखिए, आप एक तरफ से चाहते हैं कि गरीबों के लिए पैसा हो, किसानों के लिए हो, बेरोजगार के लिए हो, लेकिन पैसा आएगा कहां? जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट होती है, तो आप उसका विरोध करते हो। तो दोनों तरफ से आप बात करते हो येचुरी जी। देखिए, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? हमारी सरकार अगर होगी तो $1 बिलियन का खर्चा आपकी प्रोपेगेंडा में, एडवर्टाइजमेंट में होगी नहीं। ना आपको भी विज्ञापन मिलेंगे जितने मिल रहे हैं आज सरकार से, यानी आपके चैनल को भी। तो ये पैसा यहाँ पे देने की जगह, अपनी प्रोपेगेंडा करने की जगह, वो पैसा जाएगा गरीबों की उद्धार के लिए। तो पैसा देश के अंदर कमी नहीं है, साधन की कोई कमी नहीं है। साधन जो लूटा जा रहा है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, वो है नीतियाँ जो बदलनी है, जो गलत है। वो अगर साधन आप सही ढंग से जुटाओ, सही नीतियों से, तो सबका उद्धार हो सकता है। जैसे आप तेलंगाना का जिक्र किया, वो पूरे देश में हो सकता है। तो एक तो प्रोपेगेंडा की बात आपने उठाई। अब आपकी सरकार केरल में है, पहली बार मैं देखता हूं जब उनका 1 साल हुआ, 2 साल हुए वो भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स कर रही है। यानी मोदी इफेक्ट विजयन जी पर भी हुआ है। हर सरकार प्रोपेगेंडा करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हो रहा है वो सही है, लेकिन ये कहना कि लेफ्ट की सरकार प्रोपेगेंडा नहीं करती, अपने अपने बड़े एडवर्टीजमेंट्स नहीं करती, आप भी निकालते हैं, मोदी जी भी निकालते हैं। आप भी ईमानदारी सच्चाई से बताइए, कोई मुकाबला है इसके बीच में और लेफ्ट की सरकार के बीच में? ईमानदारी से कहिए। आरटीआई से कितना ज्यादा? 5,000 करोड़ एक साल में आप विज्ञापनों पे खर्च कर दो, जो पार्लियामेंट को बताओगे आप, या आरटीआई को? क्या इस बात को हम नहीं स्वीकार कर सकते कि ये हम नहीं समझते कि कोई उद्धार हो रहा है इन एडवर्टाइजमेंटों से चलते हुए, इस प्रोपेगेंडा के चलते हुए? लोगों का सूचना दीजिए, सूची दीजिए, समझ में आती है। तो ये आप अब असलियत को मान लीजिए ना राजदीप जी, जो हो रहा है हम सबके सामने हो रहा है। यही कहीं ना कहीं, लेकिन येचुरी जी, नोटबंदी हुआ, आपने उसका विरोध किया। उसके बाद जीएसटी होता है, आप उसका विरोध करते हैं। एक तरह से आपकी एक छवि बन गई है लेफ्ट की कि हर चीज को विरोध करना। क्या ये गलत है? नहीं, एक पॉजिटिव एजेंडा भी आप। नोटबंदी का हुआ क्या? नोटबंदी का असर क्या हुआ? कितने करोड़ लोग बर्बाद हुए उनकी जिंदगी जीएसटी के चलते हुए। कल जो आपके व्यापारियों का और ये स्मॉल एमएसएमई ट्रेडर्स का एसोसिएशन का जो सर्वे जो कल जो छपा, वो बताता है कि जीएसटी को लागू करने, जिस तरीके से लागू कर रहे हैं, उसके चलते हुए टोटल एमएसएमई सेक्टर जो है वो बर्बाद हो चुकी है या हो रही है। और याद रखिए, खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं से पैदा होता है तो ये एमएसएमई सेक्टर से। अब उसको खत्म करते हुए, लोगों के ऊपर ये सब थोपते हुए अगर उसका विरोध किया तो इसमें गलती क्या है? आपको वाह करना चाहिए। उल्टा आप कह रहे हो क्यों विरोध कर रहे हो? नहीं, सरकार का कहना है कि नोटबंदी के जरिए डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। सरकार का कहना है जीएसटी के बाद टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। अब कहना एक है, आखिरी आंकड़े जो सामने हैं आपके, सरकार खुद जो दे रहा है उसको देखिए ना। नहीं, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। कौन बोले हैं? सरकार कह रही है टैक्स रेवेन्यूज उनके बढ़े हैं। नहीं, सरकार जो कह रही है टैक्स जमा करने, टैक्स की एसएससीज बढ़े, एसएससीज बढ़ी है। हाँ, एसएससीज बढ़े। सरकार कभी नहीं बता रही है कि उस एसएससीज जो बढ़े हैं उनसे रकम आया कितना, बताइए। टैक्स रेवेन्यू घटी है। जीएसटी लागू करके आपने कानूनी तौर पर पेपर पर कह दिया कि ज्यादा लोग जो है टैक्स के रेंज में आ गए, लेकिन आमदनी क्या है ये असलियत नहीं बता रहे हो। वो आमदनी घटी है आपकी। यानी आप समझते हैं 4.5 साल में ये सरकार ने कुछ नहीं किया? अच्छा, ये सरकार हर फ्रंट पर विफल रही है। बुराई कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो किया होगा 4.5 साल में। अब आप खोज के निकालिए। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। मेरे को खोजने पे कुछ नहीं मिला, आप जरा खोजिए। मेरे को उल्टा ही मिला, मतलब बर्बादी जो हो रही है। आप देश की सेवा करोगे अगर कुछ खोज के निकालो कि ये बड़ी बात किया उन्होंने। नहीं, अगर इस तरह सरकार ने कुछ नहीं किया हो तो
बीजेपी की सरकारें अब भी 16 राज्यों में है और बिल्कुल। आपकी सरकार केवल एक राज्य में है। कुछ तो किया होगा। त्रिपुरा में भी इसी साल आप हार गए चुनाव, जहां आपकी सरकार सालों तक थी। कुछ तो बदलाव किया होगा या कुछ तो एक तरह से वादा किया होगा जिसका लोगों को एक तरह से विश्वास हो रहा है, जो आप नहीं कर पाए। देखिए, वादा करके भ्रमित करना लोगों को, इसके अंदर कामयाबी जरूर प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद लोगों की खुद की अनुभव के आधार पर, वो खुद जो भुगत रहे उसके आधार पर आप देखें तो अब उल्टा हो रहा है। अब यही तो असलियत है ना। और दूसरी बात ये बताइए राजदीप जी, आप अब आप कह रहे हो डिजिटल इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो गई। अगर एक 100 रुपए का नोट 1 लाख बार हाथ बदलता है, उसका मूल्य उसके बाद भी 1 लाख ट्रांजैक्शन के बाद भी 100 रुपए का 100 रुपए ही होगा। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन से थ्रू आप करिए, 1.5% आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाइए, तो 100 रुपए के नोट के ऊपर 1.5 लाख रुपए का मुनाफा बनेगा इन कंपनियों का। लेकिन सर ये बताइए, आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती आज है एक तरह से किसान और नौजवान को लेकर किसान को किस तरह उसकी आमदनी बढ़ाई जाए। सरकार कहती है दुगनी, लेकिन बताती नहीं है कैसा होगा। दूसरी तरफ नौजवान को नौकरियां चाहिए, वो रोजगार आएगा कहां? ये सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं। तो आपके पास कोई सलूशन है? एक तो है सरकार को क्वेश्चन करना, बार बार उनको एक तरह से मैं बताऊं में रखना। आप मुझे सलूशन दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं, सुनिए। हमारा सोल्यूशन ये नहीं है कि पकोड़े बनाओ अगर बेरोजगार हो तो। हमारा सोल्यूशन ये है कि देश के अंदर जो इन नीतियों के चलते हुए जो लूट मचा हुआ है, आज 12 लाख करोड़ रुपए के आपके एनपीए हैं। 12 लाख करोड़ रुपए, जितने लोग फरार हो गए देश से, इससे अगर आधा पैसा भी वापस आएगा, आधा, और इसको सरकार इन्वेस्ट करे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जो आप भी मानते हैं कि देश के अंदर बहुत ज़रूरी है इसको बढ़ाने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अगर ये पैसा इन्वेस्ट होता पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, करोड़ों नए नौकरियों की सृष्टि होगी। तब एक मिनट के जमाने में शुरू हुए। एक मिनट ये एनपीएस अब नहीं शुरू हुए, ये यूपीए के जमाने से है, जब आप उस सरकार को समर्थन दे रहे थे। 4 गुना बढ़ गया इन 4 सालों में। ये आपके आरबीआई की रिपोर्ट है, जिस वजह से रघुराम राजन साहब को जाना पड़ा और उसके बाद ले आए वो खुद चुन के, और उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। आरबीआई की रिपोर्ट जांच के पब्लिक डोमेन में है, देखिए आप कि बैंकों के अंदर से ये पैसे जो दिए गए उसकी बढ़ोतरी 4 गुना 400% बढ़ा है पिछले 4 सालों में। और बात मेरी, जो आपने बोला विकल्प क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके नए नौकरियां सृष्टि करोगे, वो नए लोगों को अपनी तनख्वाह जो मिलेगी वो जो खर्च करेंगे, तब आपके एमएसएमई जो ठप पड़े हैं आज वो सब खुलेंगे। तब जो है ये फैक्ट्रियां सब आएगी जब देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा। और ये रास्ता है आर्थिक विकास का भी, और ये रास्ता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का भी। बेरोजगारी को भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, और आपकी खेती के अंदर जो संकट है, जो अन्नदाता अगर आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ा संकट कोई है किसी देश के लिए? तो आप ये गंभीर बातों को जरा सोचिए ना। इसके अंदर ये सिर्फ तू मैं की बात नहीं है, ये है विकल्प, सामने नजर आ रहा विकल्प। पैसे की लूट बंद करो, वो पैसा इस्तेमाल करो। अब आप नहीं बताते हो हमें भी, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी, कि हर बार आप जब जाते हो विदेश कौन कौन जाता है आपके साथ, ये नाम नहीं बताते। क्या क्या वहाँ पे होता है ये पता नहीं किसी को। अब ये सब बातें हैं ना जिसके बारे में आज लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो प्रकट हो रही है, और निश्चित रूप से होगी चुनाव में। सर ये लूट 2014 से शुरू नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये बैंकों की लूट, जिस तरह से बैंकों ने बार बार एवरग्रीनिंग की, लोन्स की, ये तो कई सालों से हो रहा है। भाई देखिए, सवाल मेरा ये कहना है, सवाल ये है कि तादाद क्या है। अब ये ओरिजिनल सिन की बात मत जाइए, तब तो होगा, कई प्राचीन जमाने से हो रहा है ये लूट। तो अब सवाल ये है कि आज इन 4 सालों की जो तुलना आप कर रहे हो या 5 सालों की, उसके अंदर उसकी तादाद क्या है और जिससे जितना नुकसान हो रहा है। पर सरकार ने भी कुछ कानून लाए हैं, एंटी करप्शन लॉज लाए हैं, बैंक्रप्सी के लिए लॉज लाए हैं। आप समझते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है,
इससे कुछ फायदा नहीं होगा आम आदमी का? अगर आप कर रहे हो, एनपीए का सिलसिला शुरू हुआ पहले से, तो ये ये जो कानून जो बता रहे हो आप, ये भी सिलसिला पहले से शुरू था। पुराने सरकार मोदी साहब आने से पहले भी ये कानून के बारे में चर्चाएं हुई पार्लियामेंट में। चर्चाएं हुई, हाँ, हम स्वयं उसके अंदर भाग लिए। नहीं, पर अब कानून लागू किया गया है। वो प्रोसेस होता है अब लेजिस्लेशन का। सरकार बीच में बदल गई तो ये प्रोसेस बंद थोड़ी होती। अब ये कहे कि जो भी है, अब 10 किलोमीटर की ब्रिज में 9.5 किलोमीटर पहले बन चुके हैं, आधा किलोमीटर बनाकर प्रधानमंत्री वहाँ से तस्वीर निकालते हैं कि मेरी उपलब्धि है, तो ठीक है, मतलब सरकार की उपलब्धि है। कौन है सरकार, मतलब वो तो बदलेगी चुनाव के बाद। सर ये बताइए, 2019 में फिर से आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या आप समझते हैं कि चुनाव अब दो बड़े गठबंधन के बीच में होगा? एक एनडीए का गठबंधन, दूसरा आपका एक तरह से गठबंधन, या आप समझते हैं जो रीजनल पार्टीज हैं, मैं एक तरह से, कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट भी आज एक रीजनल पार्टी बन गई है, क्या ये इस तरह का एक मल्टी पार्टी चुनाव होगा, या एक ध्रुवीकरण होने जा रहा है? एक तरफ मोदी जी और एनडीए, दूसरी तरफ गैर मोदी जी के पार्टियां का एक गठबंधन। नहीं, देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको, ये गठबंधनें बनेगी आपके स्टेट लेवल पर, प्रदेशों में। उसके बाद जो सरकार बनाएगा वो गठबंधन बनेगा चुनाव के बाद ही। जैसे पूरे, मतलब आपके इतिहास ले लीजिए, 96 में, 98 में वाजपेयी साहब जब एनडीए बनाए, या 2004 में जब यूपीए बना, ये जो फॉर्मेशन जो बनता है वो बनेगा चुनाव के बाद। लेकिन अब जो बनेगा वो हर स्टेट के अंदर, आज की इन नीतियों को बदलना है, इसलिए इस सरकार को हटाना है, इस उद्देश्य के साथ हर स्टेट के अंदर अलग अलग किस्म की गठबंधनें बनेगी। अब डीएमके का कोई मतलब नहीं है यूपी में, ना समाजवादी का पार्टी का कोई मतलब है आपके तमिलनाडु में। तो ये गठबंधनें हर स्टेट में अपने अलग अलग तरीके से बनेंगे, और उसके बाद बनेगा गठबंधन जो वैकल्पिक सरकार देगा, बेस्ड ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हाँ, बेस्ड ऑन जो भी गठबंधन बनेगा सरकार चुनाव के बाद, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह होगा, जिस तरह से 2004 और 96 में हुआ। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे पूछता हूं, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये मंदिर कहां देखते हैं? ये राम मंदिर का जो एजेंडा चलाया गया है, क्योंकि कांग्रेस की नीति कुछ साफ नहीं है इस पर। कांग्रेस के नेता भी आजकल शिव भक्त बन गए, आप तो किसी के भक्त नहीं है। तो इसलिए लेफ्ट तो हमेशा कह रही है धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में राम मंदिर की बात जो आपने कहा था, वो अपने अपने हर इंसान के दिल में होगी। राम मंदिर दिल में होगी, सरकार की कोई प्रोग्राम नहीं होगा, वो हर इंसान के दिल में होगी। और दिल के अंदर हमारी तिरंगा का जो साइज है, बड़े बड़े तिरंगे लगा दिए बहुत सारी जगह, दिल के अंदर जो साइज है वो इन सभी तिरंगों से ज़्यादा बड़ा है। अब लोगों की आस्था और लोगों की इज्जत के ऊपर आप खिलवाड़ मत करो। येचुरी जी, आप आखिर में मैं पूछूंगा, क्या आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका खुद का रोल क्या रहेगा? क्या आप वही रोल अदा करना चाहते हैं जो हरकिशन सिंह सुरजीत का ये रोल था, कि एक तरह से हर तरफ हमारे आदमी चारों तरफ हैं, हमारे एमएलएस कम हो रहे हैं लेकिन हमारे दोस्त सब तरफ हैं, इसलिए आप सबको जोड़कर एक तरह से एक नई सरकार बने, यूनाइटेड फ्रंट पार्ट 2? आप क्या कह रहे हो कि हम लोगों को भेज रहे कैंडिडेट बन के जितवाने के लिए दूसरे पार्टियों में? वो नहीं, अब जो है ये सुरजीत साहब के साथ तुलना मत करिए, क्योंकि वो तो मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अब क्या 13 साल पे जाकर तिरंगा चढ़ाए थे, और जिसके लिए ब्रिटिश वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, वो सब अब वो पीढ़ी के अनुभव अलग है, उनकी जो कैपेसिटीज थी वो अलग है। नहीं, पर लेकिन आज के एक दिन सुबह आप मायावती के साथ ब्रेकफास्ट खा सकते हो, लंच आप अखिलेश के साथ ले सकते हो, और डिनर सोनिया गांधी के साथ। ऐसे बहुत कम नेता हैं जो तीनों के साथ एक तरह से खुलकर बात कर सकते हैं। यही इसलिए क्योंकि हमारे लिए कोई इंडिविजुअल प्रेफरेंस नहीं है, हम बात करेंगे तो नीतियों के आधार पर और जनता की उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के उद्देश्य पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ब्रेकफास्ट खाएंगे मायावती के साथ, तो और लंच खाएंगे अखिलेश जी के साथ, हम तो अब खाएंगे ब्रेकफास्ट मायावती जी और अखिलेश दोनों के साथ। अब यही रहेगा हमारी रोल। चलिए येचुरी जी, आपने एक तरह से एक तस्वीर हमें दिखाई है कि किस तरह की राजनीति आप देखना चाहते हो 2019 में, और आप
भले ही कहे कि हरकिशन सिंह सुरजीत एक अलग लेवल के नेता थे, पर आप में भी कहीं ना कहीं आप उनके शागिर्द रहे हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से आप यूपीए 2 बनाने या यूपीए 3 या यूनाइटेड फ्रंट 2 किस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। आप आज तक एजेंडा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।